गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर। और चैप्टर नंबर 1111 जस्ट अभी ड्रॉप हुआ है, मतलब अभी नहीं, रात में आया था 1 बजे के बाद और तब तक मैं सो गया था। मैं सुबह उठा हूं तो मैंने चैप्टर पढ़ा और भाई चैप्टर पढ़ के जो बुद्धि खुली ना यार, मेरे को मजा आ गया भाई ये चैप्टर पढ़ के। स्पेशली इसलिए क्योंकि एक नई टाइप की हाकी देखने को मिली है और एक चीज मुझे और पता चला कि लूफी ने अपनी पिछली गलतियों से सीख रखा है कि भाई जो उसने शबोंडी पे की थी कि वो सामने से लड़ने चला गया था और फिर उसके क्रू को झेलना पड़ा, वो गलती अब वो दोबारा नहीं कर रहा है। लिटरली जायंट्स के होने के बाद भी लूफी इज श्योर कि उसे यहाँ से निकलना है, ना कि रुक के यहाँ पर फाइट करना। इसके अलावा जोरो का सीन और भाई किजारू का सीन देख के तो सच में बहुत मजा आया। खैर चैप्टर में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो अगर तुम्हें हर चीज के बारे में जाना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और चैप्टर के एंड में मेरे पास तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है। सो यार, नाउ वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। तो स्टार्टिंग में चैप्टर हम देख सकते हैं कवर पेज, और इस बार दो कवर पेज देखने को मिलेंगे क्योंकि शोनेन जंप के मैगजीन का जो कवर है वो उस पर भी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स ने अपना धावा बोल दिया। हम देख सकते हैं लूफी जोरो को ये दोनों ने सांजी ने, इन लोगों ने गन पकड़ा हुआ है और जोरो शायद अपने शॉर्ट के साथ ही है, बहुत ज्यादा ऑब्सेस है वो अपनी तीनों तलवार के साथ। चौथी तलवार भी निकाल ले भाई। खैर इसके अलावा एक छोटा सा डिटेल है जो मैंने नोटिस किया कि तुम देख सकते हो जहां पर वन पीस लिखा है वहां पे ओ पी और ई तीनों पे गोली लगी हुई है। ओपीई से मुझे ओपे याद आ रहा है, ओपे ओपेनोमी जो कि ट्रफल्गर लॉ का डेविल फ्रूट है। तो ऐसा हो सकता है कि मे बी ट्रफल्गर लॉ हमें रिसेंट जल्दी देखने को मिल सकता है, या फिर ओपी से वन पीस भी हो सकता है और ई से एल्बाफ हो सकता है। तो हम लोग एल्बाफ पे जाने वाले हैं, इसका भी ये इंडिकेशन हो सकता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा कवर पेज है जो कि वन पीस का अपना कवर पेज होता है, उसमें हम देख सकते हैं कि सारे के सारे स्ट्रॉ हैट्स एक काइंड ऑफ जेलीफिश के ऊपर बैठ के हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं, मतलब पानी में ऊपर आई थिंक उड़ते हुए जा रहे हैं। वो पानी में उड़ते नहीं है, पानी में तो तैरते हैं। खैर जो कुछ भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बोनी भी इन लोग के साथ है और वो दबा के खाना खा रही है। तो आई थिंक बोनी अभी कुछ समय तक इन लोग के साथ रहेगी। इसके अलावा तुम देख सकते हो वेगा पंक भी इनके साथ है, तो आई थिंक वेगा पंक भी बच जाएगा और स्ट्रॉ हैट क्रू के साथ चलता रहेगा। सो गाइस चैप्टर स्टार्ट होता है वहीं से जहां पर पिछले चैप्टर में तुमने देखा था कि सारे के सारे गोरो से एक्टिवली स्ट्रॉ हैट क्रू के ऊपर अटैक कर रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं उस बर्ड वाले गोरो से को जो कि उड़ते उड़ते जाके वो डोम पे अटैक करता है। तुम्हें याद हो डोम के अराउंड फोर्स फील्ड था, तो उस फोर्स फील्ड के अंदर वो अब घुस चुका है। वो अंदर पहुंचता उड़ते उड़ते सीधे वो लैब की तरफ जाने लगता है, और क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग हाकी वाला कोई बंदा एंटर कर रहा है, जिम्बे उसको नोटिस कर लेता है। जैसे ही जिम्बे को एहसास होता है कि भाई कोई ऐसा कैरेक्टर आने वाला है, वो सीधे पलट के कहता है भाई कौन है इस दुनिया में, कौन है ऐसा जिसकी हाकी ऐसी है। और मतलब तुम समझ रहे हो जिम्बे ने लिटरली लूफी की और आई थिंक व्हाइट बेट की हाकी देख रखी है। इसके बाद भी अगर वो बंदा ऐसे बोल रहा है ना, तो मतलब दिस इज समथिंग अदर वर्ल्डली। क्योंकि यार जिम्बे पहले व्हाइट बेट जैसे कैरेक्टर के साथ हैंग आउट कर रखा है और व्हाइट बेट का लेवल हम जानते हैं ऑलमोस्ट टू द लेवल ऑफ रॉजर। तो अगर जिम्बे का ऐसा रिएक्शन है तो भाई गोरोसे में कुछ तो बात है बेंच। खैर जिम्बे जैसे ही चीज नोटिस करता तुरंत वो अपनी रफ्तार बढ़ा लेता है और जोरो की तरफ जाता है और कहता है जोरो चुतियापा बंद करो, फाइट खत्म है, यहाँ से निकलना है हमको। जिसपे जोरो बोलता है नहीं, वो अभी भी खड़ा है। भाई खड़ा है तो क्या हुआ, हर चीज को झुलाना जरूरी नहीं है ना, खुद ही झूल जाएगा वो। कैरेक्टर पहले में हम देखते हैं कि लगता है रॉब लुची अब नथिंग हैपेंड बोल देगा, क्योंकि यार भाई वो एग्जैक्ट वैसे ही खड़ा है जैसे उसके मीम बन रहे थे। जिस तरह से व्हाइट बियर्ड जब मरने वाला था ना खड़ा था, और जब जोरो ने बोला था नथिंग हैपेंड, सेम वही पोजीशन में वो सीधे खड़ा हुआ है। और मतलब वो बहुत इरिटेट हो गया भाई इस फाइट में हारने के बाद कि वो चिल्ला रहा है। फिर तभी जिम्बे को सांजी का कॉल आता है, कहता है भाई वो चूतिया तुम्हें मिला या नहीं। इस पे जिम्बे बोलता है भाई मिल गया है, बस लेके निकल ही रहा हूँ यहाँ से। एंड क्योंकि इस समय सीन बहुत क्रिटिकल हो रहा है, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए जिम्बे खुद अपने हाथों से जोरो को पकड़ के वहां से लेकर जा रहा है और बोल रहा है जोरो यहाँ से चलो, ये फालतू चुतियापा अब नहीं होगा। लेकिन जोरो मान नहीं रहा है क्योंकि लुच्ची अभी भी खड़ा है। अब क्योंकि जोरो मान नहीं रहा था, तुम्हें पता है वो बंदा थोड़ा जिद्दी है, तो यहाँ पर जिम्बे को खुद उतरना पड़ा और ग्योजिन कराटे 5000 ब्रिक फिस्ट, और एक ही फिस्ट में उसने लुच्ची को इतने दूर मार के फेंका है कि उसका अवेकेंड फॉर्म, उसका हाइब्रिड फॉर्म सब कुछ डीएक्टिवेट हो गया। वो बंदा इस तरह से हार चुका है कि यार लिटरली खून में लथपथ है और वहां पर खड़ा है। खैर जो कुछ भी हो, जिम्बे का पंचिंग वाला पैनल यार बहुत सही था। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉब लुच्ची की पूरी अवेकनिंग खत्म हो चुकी है और उसके जस्ट सामने गोरो से आ जाता है, वही बर्ड वाला जो कि अंदर एंट्री ले चुका था। और वो गोरो से बोलता है साइफर पोल 0 का रॉब लुच्ची, ये बताओ यॉर्क कहाँ है। और इस बंदे को तो देख के इवन लुच्ची की भी फट जाती है, उसका तुम चेहरा देख सकते हो साइड पैनल में। और जिम्बे और जोरो भी यहाँ से निकलते हुए उसको नोटिस करते हैं और
जिम्बे बोलता हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा और जोरो बोलता भाई ये क्या चीज है यार। फिर वापस से सीन आता है लुच्ची और गोरोसे पे, तो लुच्ची बोलता है कि देखो योर कभी भी बंधी हुई है कंट्रोल रूम में और वो बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर है और जो यहाँ से 2 भागे हैं वो जोरो और जिम्बे द नाइट ऑफ द सी। इसके अलावा यहाँ पर मुगीवारा पायरेट्स के 5 और लोग प्रेजेंट हैं और 2 वेगापंक भी हैं और लैब के बैक एंट्रेंस से भागने का इन लोग का इस समय प्लान चल रहा है। इसके अलावा इस समय 85 साइफर पोल के एजेंट्स और 4 सेराफिम्स बेसमेंट में बंदी हैं और वेगापंक का मैसेज निकलने में सिर्फ 6 मिनट रह गए हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन है कि बंदा खुद ही एक विकिपीडिया है। ये सब सुन के गोरू से बोलता है बहुत सही, मुझे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। और जैसे ही गोरू से वहां से निकल रहा होता है लुच्ची बोलता है कि एक और चीज, मेरा पार्टनर भी है काकू जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो कंट्रोल रूम में ही होगा, प्लीज उसे बचा लो और उसे जिंदा छोड़ देना। जिसपे गोरू से बोलता है कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, हम एक कीड़े के लिए कुछ अलग से हिसाब नहीं कर सकते जब हमें हर किसी को खत्म ही करना है। और यहाँ से पता चलना चाहिए रॉब लुच्ची को कि भाई ये सरकारी नौकरी वर्थ इट नहीं है, छूतिया। मतलब इसके लिए कितना आसान होता ना अगर ये स्ट्रॉयड पायरेट्स के साथ होता, तो यहाँ से निकलना भी इजी था, सब कुछ आराम से हो जाता। अभी ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट मांग रहा है इतना सब करने के बाद भी और उसे झाड़ भर का भाव नहीं दे रहा कोई। इसके अलावा सीन चेंज होता है लूफी और जायंट्स पे और लूफी एकदम खुश है हंसते हुए और बोल रहा है कि जायंट्स तुम लोग यार साथ में वापस आ गए। जिसके बाद ब्रोगी बोलता है कि यार 2 साल हो गया था मुगीवारा, हम तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहे, इतने बड़े हो गए तुम। और डोरी बोलता है कि एल्बाफ में गॉड के बारे में बहुत सारी कहानियां चलती हैं, तुम्हारा हुरिया देख के मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया। इस पे लूफी हंसते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता बट हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। एंड तुम्हें तो याद होगा कि एक गोरोसे को उन्होंने आधा आधा काट दिया था, तो अभी जो बाकी वो जो बड़ा वाला पिक वाला गोरोसे और अपना स्पाइडर वाला मुच्छड़ जो है दड़ियल बोलते हैं ना, दाढ़ी वाला जो अपना गोरोसे है, वो बोलता है कि जायंट्स इन लोग का एंट्री लेना ये तो हमने इमेजिन ही नहीं कर रहा था। और जायंट्स भी इन दोनों को नोटिस करते और कहते इतने बड़े बड़े जानवर, भैया इनके साथ तो फाइट करके लग रहा है कि हम वापस जंगल में आ गए। इस पे लूफी बोलता है बड़े भैया लोग सुनो, यहाँ पे हमें इस समय फाइट नहीं करना है, हमें यहाँ से किसी भी तरह भाग कर निकलना है। इस पे अगेन ब्रोगी बोलता है कि हाँ हमें पता है और सांजी ने हमें बता रखा है जब हम मुझसे पिछली बार मिले थे। और तभी हमें वो फ्लैशबैक देखने को मिलता है कि जब सांजी वेगापंक को लेके निकल रहा था तो उसने इन दोनों से बोला था कि अगर लूफी तुम्हें दिखेगा तो प्लीज उसको बोलना कि यहाँ से तुरंत निकलो। एंड उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैनल आता है एंड आई वुड रिक्वेस्ट माय एडिटर कि भैया इसको दिखा देना। इस पैनल में हम देख सकते हैं कि इस समय एगहेड आइलैंड के किस जगह पर कौन कौन सी टीम है। तो तुम देख सकते हो एगहेड आइलैंड का पूरा हुरिया, जहाँ पर सेंटर में वो अपना लैब है जिसके बादलों पर वो पंक रिकॉर्ड्स वाला अंडा है बड़ा सा ऊपर। तो वहां पर हम देख सकते हैं कि नामी और रूसो का ग्रुप इस समय वहां पर है और उनका प्लान है कि शिप को जंप करा के एल्बाफ की शिप तक लेकर आना। उसके बाद बिल्कुल ही लेफ्ट साइड में तुम देख सकते हो कि लूफी का ग्रुप है जो कि गोरोसे वगैरह से फाइट कर रहा है। सांजी और वेगापंक अभी रास्ते में है जो कि लैब के अराउंड होते हुए एल्बाफ की शिप पर जा रहे हैं और बोनी का ग्रुप एल्बाफ शिप के पास ही है। इसमें हमें जिम्बे का ग्रुप तो नहीं दिख रहा है बट वो ऊपर ही डोम के पास है जो कि फोर्स फील्ड में कवर्ड है। इसके बाद अगले सीन में ब्रोगी अपना हॉर्न बहुत जोर से बजाता है जिसका सिग्नल होता है जायंट्स में कि भैया काम खत्म हो गया, यहाँ से तुरंत अब कटना है। और सारे के सारे जायंट्स वापस से तैयारी करने लगते हैं कि अपने शिप पे वापस निकलो। जायंट्स को भी ये बात पता था कि मुगीवारा पायरेट्स को ही रेस्क्यू करना है, उन्हें उससे ज्यादा उनका कोई काम नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वॉरशिप्स पे कोई ट्रेजर पड़ा है कि वो उसको लूट ले। और ये हॉर्न सुन के वो सुअर वाला गोरू से बोलता है कि तुम सिग्नल दे रहे हो, एक काम करता हूँ मैं अभी अपना हॉर्न बजा के दिखाता हूँ और इसके बाद तो यहाँ से तुम्हारे भागने का हिसाब ही पलट जाएगा। और अगले पल में हम देखते हैं लिटरली एक सुअर को दहाड़ते हुए। मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था यार कि मैं एक पिग को दहाड़ते हुए सुनूंगा, पर ठीक है वो बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है और आसपास हर जगह से ब्लैक लाइटनिंग निकल रही होती है और ये दहाड़ इतनी स्ट्रांग होती है, मतलब ये बर्स्ट ऑफ हाकी इतना स्ट्रांग होता है कि इवन जायंट्स तक को पीछे धक्का देने की कोशिश कर रही है, इतना स्ट्रांग। जायंट्स यहाँ पर इसको अपने शील्ड से कवर करने की कोशिश करते हैं और लूफी भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। और अगले पैनल में हम देखते हैं कि लूफी के कपड़े उपड़े सब फट गए, उसकी टोपी उड़ गई और मतलब उसके साथ कुछ अलग ही हो गया, आंखें वाखें सब निकल कर पीछे चली गई है। और ये चीज डोरी देख के कह रहा है बेंचोद ये क्या हो रहा है भाई, इतना तो नहीं होना चाहिए था, इसको तो हम भगवान मानते हैं भाई। लिटरली यार तुम लूफी के बादल वगैरह उसकी चड्डी तक निकल जाती है, बस दिखाया नहीं गया है यार। इतना चीखने के बाद कोई छोटी मोटी चीख तो थी नहीं है। तो जितने भी लोग एगहेड आइलैंड पे थे और एगहेड आइलैंड के आसपास में थे उन सबका मुंह पसीना सब छूट गया, आधे लोग तो मुंह से झाग फेंक दिए। और यहाँ पर ब्रोगी भी नोटिस करता है कि लूफी इतनी स्ट्रॉन्ग हाकी को अगर झेल पाया तो मतलब उसकी बॉडी में दम तो है। और इसके बाद हमें अगले पैनल में पता चलता है कि कॉन्कुरर्स हाकी का एक और वर्जन है जिसको रोअर कहते हैं या फिर दहाड़ना बोलते हैं और वो इस आदमी के पास है। मतलब ये आदमी कोई गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ऑफिशियल है क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को पता भी नहीं कि गोरो से एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं आई थिंक वन पीस के वर्ड। इसके बाद वो गोरो से कूद कर आता है और वो उन दोनों जायंट्स के ऊपर अटैक करने वाला है
लेकिन तभी दोनों अपना अपना शील्ड निकाल लेते हैं और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। और यहीं से इस चैप्टर का टाइटल निकल कर आया है सन शील्ड। मतलब इससे एक सिंपल मतलब निकलता है कि अपना शील्ड तो ये लोग यूज कर रहे हैं और इस मूव का नाम सन शील्ड है। इसके अलावा ये लोग सन गॉड नीका को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो सन गॉड के भी ये शील्ड है। और ये सब देखने के बाद वो गोरो से बोलता है कि आखिर तुम लोग इस चूतिए के साथ क्यों आए हुए हो। इस पर दोनों जाइंट्स हंसते हुए बोलते हैं कि हमारा दोस्त है वो, निकल यहाँ से सुअर की जात। और इसके बाद वो जोर से उसको पंच मारते हैं और वो सुअर जाके दूर उल्टा गिरता है। एंड इसके बाद सैटर्न बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें लूफी के साइड से खड़ा रहना है तो हमें तुम्हें भी खत्म करना पड़ेगा, तुम्हारे साथ साथ हम तुम्हें दुनिया की हिस्ट्री से भी साफ कर देंगे। और उसके बाद हम देखते हैं सैटर्न अपने वेनम वाली गोलियां इन लोग की तरफ फायर कर रहा होता है। और ये चीज देख के लूफी कहता है कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ है। वो तुरंत पास से एक पेड़ उखाड़ लेता है और उस पेड़ को पता नहीं आई थिंक चबा के अपने दांत से रगड़ के ना उसको एक बेसबॉल बैट बना लेता है। इवन वो उसको पेंट भी कर चुका है इतने टाइम में। कितना फास्ट है यार ये। टोपी भी पहन रहा है और घुमा के एक बैट से एक जोर से उन वेनम के बॉल्स को हिट करता है और मारने के बाद बोलता है कि अपना मुठ खुद ही पियो। और वो सारा का सारा जो माल जो उसने फेंका था सैटर्न ने इनकी तरफ, वो सारे का सारा जाके इन दोनों गोरों के ऊपर ही गिरता है और ब्लास्ट भी हो जाता है। और ये ब्लास्ट देख के लूफी की आंखें बाहर निकल आती है। कहता है बेंच फटने भी वाले थे, ये अच्छा हुआ इनको मार के भगा दिया। इसके बाकी के जाइंट्स अपने कैप्टन को बोलते हैं कि भैया यहाँ से निकलो, यहाँ पर आग लग चुकी है, फिर हमारे निकलना मुश्किल हो जाएगा। और जाइंट से बोलते हैं कि ठीक है चलो, वैसे भी ये दोनों तो खत्म हो गए। जिसपे लूफी इनको बताता है नहीं, तुरंत हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि ये सारे बुड्ढे एक्चुअली में मर नहीं सकते। जिसपे जाइंट्स बोलते हैं क्या, फिर तो हमें तुरंत यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्या ये लोग सच में अमर हैं? इसमें लूफी बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इन्हें कितना भी पीटूं, ये हमेशा वापस आ जाते हैं। और इस पे डोरी बोलता है कि यार मैंने ऐसी एबिलिटी तो कभी सुनी नहीं, ना ही कोई ऐसी स्पीशीज एग्जिस्ट करती है जिसके पास ऐसी पावर हो। और भले हम यहाँ से भाग रहे हैं पर मुझे तो लगता है हम जीत चुके हैं। जो कि हाँ, बात तो सही है। तुमने अगर 5 गोरों से को यहाँ पर बुला लिया है और उनकी गांड फाड़ने में लगे हो तो हाँ, तुम जीत चुके हो। एंड इसके बाद अगले सीन में हम देख सकते हैं कि नामी जिम्बे और जोरो को बोल रहे हैं कि हम लोग तैयार हैं, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और जिम्बे यहाँ से अब दौड़कर भाग रहा है इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग विद वेगापंक शूज। इधर फ्रांकी का ग्रुप जायंट्स के शिप के पास आता है और ये लोग उधर देखते हैं कि यहाँ पर 3 वॉइस एडमिरल्स उनका वेट कर रहे हैं। और सांजी अभी अपने रास्ते में ही है, वो दौड़ते हुए वेगापंक को लेकर वहां पर पहुंच रहा है। और उसके बाद अगले पैनल में हम देख सकते हैं कि गोरो से यॉक तक पहुंच चुका है वेगापंक, यॉक जो थी जिसने सबको धोखा दिया था। और यॉक से वो गोरो से पूछ रहा है कि आखिर वो रूम कहाँ है जो कि इस समय हमें स्नेल के मॉनिटर पर देखने को मिल रहा है। यॉक तो इस चीज को देखकर डर गई है और वो बोल रही है कि भाई मेरे को छोड़ दो, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। और ज्यादा मुझे लगता है देखो वेगापंक इतना तो चूतिया है नहीं, उसने कहीं और इस हिसाब को सेट कर रखा होगा। उसके बाद हमें एक बैटल शिप पर देखते हैं कि यहाँ पर मरीन्स किजारू से पूछ रहे हैं कि भैया तुम्हें चोट लग गई है ना, रुक जाओ तुम्हारे चोट पर मरहम लगा देते हैं। इस पे किजारू बोलता है कि भाई मेरा दर्द से भी ज्यादा गहरा है, मेरे तो दिल तक चोट लगी है, अब मुझे बस आराम ही करने दो। खैर किजारू का दिल तो यहाँ पर टूट चुका है क्योंकि वो नीका से हार गया है। लेकिन तभी मरीन्स अनाउंस करते हैं कि जायंट से भी बड़ा कुछ चलता हुआ उस तरफ पहुंच रहा है। और भले ही बहुत भयंकर आग लगी हुई है गेड आइलैंड पर, लेकिन उस जायंट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा लग रहा है कि मानो जहन्नुम की आग में एक टाइटन चल रहा है। एंड उसके बाद फाइनल पैनल में हम देखते हैं कि वो जो बड़ा सा जायंट था, जो वो रोबोट था, वो अब जग चुका है और वो चलते हुए इन लोग की तरफ बढ़ रहा है। और उसके मुंह से एक ही आवाज निकल रही है, जॉय बॉय मुझे माफ कर दो। एंड लास्ट लाइन एन अपॉलजी फॉर व्हाट के साथ चैप्टर नंबर 1111 खत्म। तो गाइस मांगा खत्म, बट मेरी वीडियो नहीं। और द बैड न्यूज इज कि अब इसके बाद वन पीस 3 हफ्ते के लिए ब्रेक पर जा रहा है। आने वाले 3 या 3.5 हफ्ते तक तुम्हें कोई भी चैप्टर देखने को नहीं मिलेगा। भाई इस चीज को इमेजिन करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। हर हफ्ते ठीक ठाक यार आ जाता है प्रोडक्ट, यार भाई पढ़ो आराम से, एंजॉय करो पूरे वीकेंड में, बट अब खत्म ही रहेगा यार। गेम खेलूंगा मैं और क्या ही कर सकता हूँ। इस मांगा में और भी बहुत सारी अजीब अजीब सी चीजें हुई है जो कि मैं फर्स्ट लुक में नहीं नोटिस कर पाया, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। स्पेशली जब तुम वो वाला सीन देखोगे ना, जब गोरोसी ने लूफी के ऊपर दहाड़ा, तो उसके बाद तुम देखोगे कि लूफी जब वापस नॉर्मल हो रहा था तो गियर 5 में कैसा होता ना, अपनी आंखें पकड़ के वापस आंख में डालता, तो उसी तरह से उसके ऊपर जो अकाइनू का साइन बना था, मतलब वो जो निशान बना हुआ है सामने उसके चेस्ट पे, वो उसको भी ले आके लगा रहा है। एंड इवन उसके आंख के नीचे का जो निशान है वो भी देखो अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। तो आई थिंक इसीलिए इसको सबसे ज्यादा रिडिकुलस पावर कहते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट ये नए टाइप की हाकी, तो अभी तक इसके बारे में तो कोई भी एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा है। इट इज सम काइंड ऑफ रोर जो कि चिल्लाने
से आता है एंड आई वांट टू सी क्या यही सेम चीज शैंक्स कर सकता है या नहीं। एज फार एज आई नो, जब शैंक्स गया था व्हाइट बियर्ड की शिप पे तो व्हाइट बियर्ड ने बोला था कि भाई इसकी आगे कुछ अलग ही है और उसके आगे से बहुत सारी चीजें आसपास की डैमेज भी हो जाती हैं। आई थिंक इट इज पॉसिबल कि शैंक्स के पास 20 लेवल की हाकी है। अब बात यह है कि लूफी इस लेवल तक पहुंचेगा या नहीं। और सबसे ज्यादा भाई फनी सीन वही था कि अचानक से जिम में आके रॉब लुची को पंच मार रहा है एंड लुची भी लाइक उड़ के दूर जा रहा है। आई थिंक जोरो ने जो कुछ भी किया उसका फायदा आके लास्ट में कैसे आप किसी को डैमेज दे देते हो ना पबजी में और लास्ट में आके कोई और बंदा उसको किल करके आपका किल चुरा लेता है, सेम वही काम यहाँ पर क्या कहते हैं जिम्मी ने भी किया। लेकिन मानना पड़ेगा भाई, इस बिल्ली को मानना पड़ेगा, इसने आई थिंक सांजी से भी फाइट की है, आई डोंट रिमेम्बर, लूफी से कर रखी है और फिर उसके बाद अभी आके जोरो से भी कर लिया और अभी भी बंदा लास्ट में खड़ा है अपना रिपोर्ट देने के लिए। और पता नहीं एक छोटी चीज मैंने नोटिस की कि अगर तुम रॉब लुची का पैनल देखोगे तो वहां पर भी तुम्हें 111 देखने को मिलेगा, जहाँ पे पहला वन उसके मुंह से लेके उसके पैंट तक सीधा है और फिर उसके छाती पर 3 ऐसे स्लैशेस बने हुए हैं। तो आई थिंक ओडा इज ट्राइंग टू से दिस इज 111। खैर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई एट द एंड ऑफ द चैप्टर कि भाई अपना रोबोट उठ गया, उठाते उठाते अब जाके उठाया। आई थिंक कितने चैप्टर्स हो गए जिसके पहले 20 चैप्टर पहले देखा था, पता है 20-25 चैप्टर हो गए होंगे जब हमने इस रोबोट को देखा था, जब इसने आई थिंक पहली बार हमने इसकी आंखें खोलते हुए देखी थी, डोंट रिमेम्बर नाउ। और फाइनली रोबोट उठ चुका है। इसके पहले शब्द वही है जो अपना बड़ा वाला हाथी बोल रहा था और सेम वही चीज जो कि रॉबिन ने फिशमैन आइलैंड पर उस पॉनिग्लिफ को पढ़ के पता किया था एंड दैट वाज कि आई एम सॉरी जॉय बॉय। आखिर ये लोग जॉय बॉय को किस चीज के लिए सॉरी बोल रहे हैं? क्या इन सभी ने मिलकर उनको धोखा दिया था या फिर ईमू ने कोई ऐसा षड्यंत्र रचा था जिसकी वजह से इन सभी ने अनजाने में जॉय बॉय को धोखा दिया था? या फिर शायद ऐसा हो सकता है कि उसका कोई करीबी था जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनको बोला गया था बट ये पूरा कर नहीं पाए थे। सेम वैसा ही जैसे हमने वाहनों में देखा था, तो वो सभी के सभी हमेशा ओडेन को सॉरी बोला करते थे, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। वैसे मुझे वो वाली थ्योरी अच्छी लग रही है जहाँ पर ईमू ने इन लोग को चूतिया बनाया होगा और इन लोगों से जॉय बॉय को धोखा देने को बोला होगा और अनजाने में सुनिशा ने और शायद इस रोबोट ने दे दिया होगा। एंड नाउ यू विल बी थिंकिंग कि कैसे? तो देखो इसके 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो ये दोनों भाई थे और मे भी एक जैसे दिखते हो, या फिर ऐसा हो सकता है जो कि मुझे ज्यादा पॉसिबल लगता है कि हमने एंशिएंट वॉरों में देखा था कि कैसे उसके पास वो क्लोन वाला डेविल फ्रूट था जो कि आई थिंक मिस्टर 3 के पास हुआ करता था। वो लोग अपना पूरा हुरिया चेंज कर सकते थे, किसी के भी जैसा दिख सकते थे, तो मे भी वो वाले डेविल फ्रूट का यूज किया हो यूमू ने पास्ट में। खैर इसमें जो कुछ भी है वो तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। एंड आई एम वेटिंग फॉर वेगापंक का मैसेज, कब और कैसे वो ब्रॉडकास्ट होने वाला है ना भाई, वो देखना है। 3 हफ्ते बाद ही पता चलेगा अब क्या है। खैर 7 मिनट बचे हुए हैं अभी वन पीस के वर्ल्ड में। 7 मिनट बहुत बड़ा टाइम होता है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताऊं तो 20-25 चैप्टर से सिर्फ एक ही दिन बीता हुआ, सच में सिर्फ एक ही दिन गया अभी वन पीस के वर्ल्ड में। एंड एक्चुअली मैं पूरे टाइम स्किप के बाद अभी तक सिर्फ आई थिंक 1 साल बीते हैं मोटा मोटा। किसी ने मुझे बताया था 6 महीने हुए हैं, सो आई डोंट नो एग्जैक्ट टाइमलाइन क्या है, देख के मैं बताता हूँ कम्युनिटी टैब पे। एंड आई गेस दैट वाज इट फॉर दिस चैप्टर। आई होप तुम लोग को चैप्टर पढ़ के मजा आया होगा, क्योंकि पढ़ लो 3 हफ्ते तक कुछ नहीं दिखने वाला तुम्हें। एंड जहां तक मेरे को लगता है ओडा सेंसेई इज गेटिंग बिजी विद द लाइव एक्शन अगेन। तुम लोग क्या लगता है तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो एंड मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।